सुप्रभात बच्चों, आज हम सभी हिंदी में पाठ 9 भेड़ा घाट पढ़ेंगे। इसके लेखक हैं माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी भेड़ा घाट को उनको देखने का अवसर मिला था, उसी के बारे में वे बता रहे हैं, उसका वर्णन कर रहे हैं। भेड़ा घाट मध्य प्रदेश के जबलपुर ज़िले में स्थित है। तो हम शुरू करते हैं। वे कहते हैं, शायद सन 1914 की बात है जब पहले भेड़ा घाट देखने का अवसर मिला। भेड़ा घाट जबलपुर से 13 मील ही तो है। मैंने यह तो सुन रखा था कि भेड़ा घाट में नर्मदा के दोनों किनारे संगमरमर के हैं। जिस तरह से वैद्य या डॉक्टर के नुस्खे का अर्थ होता है प्रयोग की विधि, कई वस्तुओं का मिश्रण का अर्थ होता है मिलावट होते हैं, उसी तरह मेरे मन में भेड़ा घाट के दर्शन की लालसा में कई भावनाओं का मिश्रण था। लालसा का अर्थ होता है इच्छा। मैं ग्वारी घाट तथा तिलवाड़ा घाट देख चुका था। ये दोनों जबलपुर से बहुत निकट पड़ते हैं, किंतु भेड़ा घाट नहीं देखा था। कहते हैं 800 मील बहने वाली नर्मदा अमरकंटक से निकलकर लगभग 150 मील ही चल पाई थी कि भेड़ा घाट आ गया। लोग यह भी बताते हैं कि यहाँ किसी युग में भृगु ऋषि तपस्या करते थे। चट्टानों के निर्मल और सुंदर स्वरूप को देखकर ऐसा लगता है मानो आज भी वे तपस्या कर रहे हैं। नर्मदा के पानी में खड़ी विशाल चट्टानें सर्दी, गर्मी और बरसात को सह रही हैं। ये चट्टानें काटने से कट भले ही जाएं, किंतु झुकना नहीं जानती, अपना क्रम नहीं रुकने देती, अपनी उज्ज्वलता मंद नहीं होने देती। चांद आता है तो चांद जैसी चमक उठती हैं और सूरज आता है तो उसी की तरह तप उठती हैं। नर्मदा यहाँ से मील भर ऊपर बहती हुई धुआंधार प्रपात बनाती हुई 4 मील नीचे गिरी थी। नर्मदा और उसकी मछलियाँ तथा मगरमच्छों ने यह सोचा कि न होगा उस मधुर और सुंदर पतन के पश्चात ही संगमरमर की 2 विशाल भुजाएं उसे गोद में लेकर खड़ी हो जाएंगी। जो दुलार उसने 4 मील ऊपर अपने जन्मदाता अमरकंटक से न पाया, जो सुंदरता से भरा प्यार भूमि पर नीचे नीचे सरकते उसे प्राप्त नहीं हुआ, वह स्नेह, वह दुलार उसे सतपुड़ा की संगमरमर की चट्टानों से मिला। नर्मदा के उस पावन स्थान के विषय में जब मैंने वहाँ खेलते हुए ग्रामीण बच्चों से पूछा, इसे क्या कहते हैं, तब कानों में बाले पहने हुए, टोपी लगाए हुए एक फूले गालों के बच्चे ने बताया, जा तो दूध धारा आए। दूध धारा, आह कितना अच्छा नाम है। जब जोर का घर्षण होता है तब पानी भी दूध जैसा दिखाई पड़ता है। घर्षण मतलब रगड़। किसी ने बताया कि भेड़ा घाट मंडला जिले में नहीं है। आप निकट से जबलपुर जिले से भले ही आए हों, किंतु यह जबलपुर जिले में भी नहीं है। संगमरमर की गोद में यह धारा सिवनी जिले में बह रही है। भेड़ा घाट चाहे जिस जिले में हो, इसे देखने के बाद ऐसा लगा कि यह तो गनीमत है कि मीरगंज से भेड़ा घाट तक पक्की सड़क है, किंतु यदि कच्ची भी होती तो भी बहुत आनंद से आते। भेड़ा घाट की छोटी सी पहाड़ी पर एक गौरी शंकर जी का और एक 64 योगिनी का मंदिर है। दूध धारा के जलप्रपात का घर घर शब्द गौरी शंकर के मंदिर में बैठकर दिन में आप नहीं सुन सकते, किंतु रात के सन्नाटे में वायु दूध धारा का घर घर शब्द लेती है। अर्थात जो माखनलाल चतुर्वेदी लेखक हैं, वह रात के सन्नाटे में इस दूध धारा की आवाज़, उस नदी की आवाज़ सुने हुए हैं, इसलिए उसका आनंद लेते हुए वे बताते हैं कि दूध धारा का घर घर शब्द आवाज़ आती है और गौरी शंकर के मंदिर में पड़े हुए यात्री के कानों में ईमानदारी से पहुंचाती जाती है। इस जंगल में मंदिर कैसे बन गया, यह पूछने पर पता चला कि त्रिपुरी राजघराने के महाराज करणदेव की महारानी अल्हड़ा देवी ने इसे बनवाया था और सैकड़ों वर्षों से दूध धारा का स्वर इसी मंदिर में सुनाई दे रहा है। तो बच्चों, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि प्रकृति की सुंदरता हमें भी मन से सुंदर होने की प्रेरणा देती है। प्रकृति हमें यह बताती है कि जिस तरह से मैं सुंदर हूँ, उसी तरह से तुम सबका भी मन सुंदर होना चाहिए। तो हमें यह प्रेरणा मिलती है इससे। तो शब्दार्थ है बच्चों, नुस्खे का अर्थ होता है प्रयोग की विधि, मिश्रण का अर्थ होता है मिलावट, इच्छा का अर्थ होता है निर्मल, लालसा का अर्थ होता है इच्छा, निर्मल का अर्थ होता है मल रहित अर्थात स्वच्छ साफ सुथरा, मंद का अर्थ होता है धीमा या धीरे धीरे, पतन का अर्थ होता है गिरना, घर्षण का अर्थ होता है रगड़। अब इस तरह से मौखिक उत्तर है।
जबलपुर किस प्रदेश में स्थित है? जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित। तो कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा हिमालय के ग्लेशियर से निकलती है। घाटों का प्राचीन नगर कौन सा है? तो वाराणसी है। गंगा यमुना का संगम कहाँ होता है? गंगा यमुना का संगम इलाहाबाद में होता है। ठीक है। इसी तरह से है मूल शब्द लिखिए। तपस्या का मूल शब्द क्या होगा? तप से ही तपस्या और तपस्वी बना है। अब है निर्मल और मलिन। तो निर्मल और मलिन का मूल शब्द क्या होगा? मल से बना है निर्मल और मलिन। इसी तरह से है राजकीय और महाराज। तो राजकीय और महाराज किस उनका मूल शब्द क्या होगा? राज्य। अब है घरेलू और घराती। तो किससे बना है? घर से, है ना। इसी तरह से है सम्मान और अपमान। तो किससे बना है? मान से। अब है समानार्थी शब्द लिखना है। वैद्य का समानार्थक शब्द क्या होगा? चिकित्सक। चांद का क्या होगा? चंद्रमा। फूल का क्या होगा? पुष्प। पानी का क्या होगा? जल। सूरज का क्या होगा? सूर्य। अब इसी तरह से है स्त्रीलिंग शब्द लिखना है। महाराजा का क्या होगा? महारानी। ऋषि का क्या होगा? ऋषिका। बच्चा का क्या होगा? बच्ची। देवता का क्या होगा? देवी। जन्मदाता का क्या होगा? जन्मदात्री। उसी तरह से है अंग। कुछ शब्द ध्वन्यात्मक होते हैं, निरर्थक होते हुए भी ये शब्द संबंधित वस्तु का पूर्ण बोध कराते हैं। पाठ में आया हुआ घर घर शब्द जलप्रपात का बोध कराता है। नीचे दिए गए शब्द किसका बोध कराते हैं? सरसर किसका बोध कराती है? हवा का। गड़गड़ बादल। टर्टर मेढक। छुक छुक रेलगाड़ी। अब है च, समझिए और लिखिए। अमरकंटक, देखिए इस तरह से सोच समझ कर लिखना है। मंद है तो इस तरह से म, फिर न, आधा न, फिर द। इसी तरह से अन्य शब्द भी हैं। अब देखिए प्रश्नों के उत्तर मैं लिखा देती हूँ, आप उसे लिख लीजिएगा। अब देखिए चित्रों को पहचानिए और लिखिए वे कहाँ स्थित हैं। ये देखिए कुतुब मीनार है, यह कुतुब मीनार है। यह धमेक स्तूप है जो सारनाथ वाराणसी में स्थित है। कुतुब मीनार कहाँ है? दिल्ली में है। ये है लोटस टेम्पल, नई दिल्ली में स्थित है। ये है गंगा घाट वाराणसी में, आपको तो पता है। यह इंडिया गेट है नई दिल्ली में। और यह सिंह स्तंभ है सारनाथ में, वाराणसी में। तो बच्चों इस तरह से आप इसे लिख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। और प्रश्न उत्तर मैं लिखा दे रही हूँ। धन्यवाद।